जय हिंद। स्वागत है आपका आपके प्यारे से YouTube चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज का यह वीडियो आपके 15 फरवरी साइंस एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में एक आनंद की अनुभूति होगा, जिसे पाकर आप धन्य धन्य हो जाइएगा, क्योंकि आपसे सभी प्रश्न बनने वाला है। और इसमें हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपको सभी प्रश्न यहाँ पर ही याद हो जाए। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हम लोग शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसे हम लोग समझते हैं कैसे आधी होती है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है या फोकस दूरी का दोगुना होता है। तो यहाँ पर से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा r/2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है उसका फोकस दूरी आधा होता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का यहाँ पर ही आधा हो जाएगा। इस तरह से पूछा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, तो दोगुना होता है, लेकिन इसमें हमें फोकस दूरी पूछा गया है तो इसका हो जाएगा आधा। इस संबंध को आपको याद रखना है, सिर्फ इसे आप याद रखिए, आपका सभी प्रश्न क्लियर हो जाएगा इसमें। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो जब भी नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाएगा तो हमें एक दोष उत्पन्न होता है जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें किसी व्यक्ति को निकट की तो वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर का ही वस्तु उसे दिखाई नहीं देता है। तो इसी दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और इसमें हम आपको याद कराने का एक प्रयास किए हैं कि मान लीजिए आप अपने वर्ग में हैं या क्लास में हैं, और यहाँ पर आप मान लीजिए ये आपका क्लास है और यहाँ पर आप एक विद्यार्थी, यहाँ पर एक स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट को यहाँ पर ही बुलाया गया टीचर के द्वारा। टीचर जो है इसे नज़दीक बुलाया कि बाबू इधर निकट आओ थोड़ा सा। तो ये लड़का निकट आने लगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इससे याद कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये लड़का टीचर के निकट आएगा इसका दूरी कमते जाएगा। पहले इतना दूरी था, फिर यहाँ आ जाएगा तो इसका दूरी इतना ही हो जाएगा। तो जो है ना, निकट आने पर उसका दूरी घट रहा है। तो इसमें याद रखना है कि जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कमेगा अर्थात घटेगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि जब निकट आते हैं तो हमारा दूरी घटता है, इसीलिए इसमें फोकस दूरी भी घटेगा। इस तरह से याद रखिए, आपका ये प्रश्न बन जाएगा निकट दृष्टि दोष होगा। और जिसमें फोकस दूरी अधिक होगा वो हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष। क्लियर है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग जो है किस लेंस का, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये भी आपको याद ही रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक हो जाता है। जब परिपथ में विद्युत धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, तो जो है ना पूरा परिपथ जो है ना इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसी को हम लोग लघु पतन के नाम से भी जानते हैं। तो यहीं पर यहाँ पर वही पूछा गया है। तो इसमें बहुत धारा का मान जो है ना आई का मान बहुत अधिक हो जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। फिर है चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये हो जाएगा I/R² जो है ना वह निरूपित नहीं करता है। बाकी बात यह संबंध होता है विद्युत शक्ति का और जूल का, उसमें नियम भी आप पढ़े होंगे I²RT। तो I²RT होता है, लेकिन यहाँ पर हमको टी नहीं देना है। पहले इस बात को समझने के लिए इसमें देखिए कैसे आपका सभी ऑप्शन सही होगा। बाकी बात देखिए, यहाँ पर आपने एक संबंध पढ़ा है ओम का नियम। ओम का नियम आपने पढ़ा है कि V बराबर होता है IR, ये होता है V बराबर IR। तो यहाँ पर ही आप I का वैल्यू निकालेगा तो हो जाएगा आपका V/R। तो इस जो है ना I का वैल्यू आप इस समीकरण में रखिएगा तो आपका जो है D वाला ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि V²/R² होगा, R से R कट जाएगा तो V²/R यहाँ का टर्म जो है ना आपका ये वाला टर्म आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है इसी को अगर फिर I का मान इसमें रख दीजिएगा तो आपका VI प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो टर्म है ये आपका कभी नहीं प्राप्त होगा, ये निरूपित ही नहीं करता है, जिस कारण से जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो हमारे नेत्र में लेंस है उसके फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है, तो वह पक्षमाभी मांसपेशियां करता है, जिसे हम लोग सिलियरी पेशियां भी कहते हैं। तो ये हमारे फोकस दूरी में परिवर्तन करता है हमारे नेत्र लेंस में।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत मोटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये कैसे करता है? तो मान लीजिए देखिए आपके पास ये बोर्ड है आपका, इसमें आपका एक तार है, यहाँ पर तार जो है ना इस मोटर में जुड़ा हुआ है। तो ये मोटर क्या करता है, यह मोटर आपका क्या करता है, तो यहाँ पर जो मोटर लगा हुआ है ये क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को लेता है और उसे यांत्रिक ऊर्जा में, इसका जो पंखी होता है वह नाचने लगता है, तो विद्युत ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे हमें पानी मिलता है। तो यहाँ पर ही विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसी को हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। उसके बाद कहेगा डायनमो, डायनमो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो ये भी याद रख लिए, डायनेमो जो जनरेटर होता है वही आपका डायनमो उसमें लगा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब इसका पंखी अगर खूब नाचेगा तो यह विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करेगा, जब पंखी नाचेगा तो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करेगा। क्योंकि आप टरबाइन जैसे पानी से जल विद्युत बनाया जाता है, तो वहाँ पर भी बड़ा बड़ा डायनमो टरबाइन लगाया जाता है, वो घूमता है, तो वह यांत्रिक ऊर्जा हुआ घूमना उसका, और उससे जो विद्युत ऊर्जा बनता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग इसमें जो होता है ना डायनमो यह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, और ये अलग से आपको ये कॉन्सेप्ट बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, तो टंगस्टन तत्व का उपयोग होता है। टंगस्टन जो है वह जिंक और टीन का मिश्रण होता है, जिंक और टीन का मिश्रण होता है टंगस्टन। और जो बल्ब में होता है, जो आपका लाल बल्ब होता है ना, वही उसी में जो है ना इस तरह की जो होता है ना आपका, यही आपका टंगस्टन है। टंगस्टन जो है ना इसे बल्ब में है ना क्यों रखा जाता है, और इसके अंदर जो है ना निष्क्रिय गैस भरा जाता है आर्गन या नाइट्रोजन, ताकि जो है यह अभिक्रिया नहीं करे। अगर इस शीशा से बाहर कर दीजिएगा तो वह जल जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट भी बहुत सारा देखे होंगे, उसे अगर नाइट्रोजन गैस में किया जाता है तो वह जलता ही है। ये हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी देखे हुए हैं। उसका नेक्स्ट है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो वह 5 सतहों से घिरा होता है। एक जो हम आपको कराए थे केमिस्ट्री का टॉप 50-60 क्वेश्चन, उसमें हम आपको सभी प्रश्न बताए हैं, अगर वो कर लेते हैं तो सब प्रश्न बन जाएगा, इसमें से जितना भी है अधिकतर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बायोलॉजी का भी बताए हुए हैं, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सब का बता चुके हैं। उसको देख, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। देखिए यहाँ पर ही मान लीजिए, यहाँ पर ही कोई एक बालक है और यहाँ पर एक उसका समतल दर्पण है। समतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है दोनों बराबर बनता है। जितना ऊंचाई का वस्तु होगा उतना ही ऊंचाई का आपका प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु दूरी भी समान होता है, प्रतिबिंब भी दूरी समान होता है, वह समतल दर्पण में होता है। तो ये गुण सिर्फ समतल दर्पण में ही पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, ये तो माइकल फैराडे ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने। फिर आकाश का रंग पीला क्यों प्रतीत होता है, तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो जब वायुमंडल में उपस्थित धूल कण और जलवाष्प पर जो है ना सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये सभी प्रकाश को अवशोषित करके उसे चारों दिशाओं में फैला देता है। इसी फैलाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि सामान्य नेत्र जो है अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है, तो वह अनंत दूरी तक देख सकता है। अगर न्यूनतम कहेगा, यहाँ पर न्यूनतम मिनिमम कह देगा तो वह हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर अधिकतम पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा अनंत। क्योंकि हम यहाँ से चांद को भी देख लेते हैं, बहुत सारे ग्रहों को देख लेते हैं, नक्षत्र को देख लेते हैं, तो वो अनंत की दूरी से तो कम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग अनंत तक देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी दृष्टि जा सके। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर यूनिवर्स। मीटर यूनिवर्स हो जाएगा, या इसका होता है एक अन्य मात्रक डायोप्टर। डायोप्टर भी इनका एक मात्रक होता है जिसे डी से दर्शाया जाता है। और लेंस की क्षमता जो होता है ना पी होता है 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है लेंस की क्षमता, और ये फोकस दूरी हमेशा मीटर में ही होता है। इसी 1 मीटर जो है ना, 1 मीटर को ही हम लोग ऊपर में मीटर इन्वर्स करके इसको हम डायोप्टर के रूप में जानते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अभिक्रिया COO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये जो है ना इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें उपचयन हो रहा है और जाके कॉपर अलग हो जा रहा है और H2O अलग हो जा रहा है। इसमें कह रहा है किसका उपचयन होता है, उपचयन मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो जिस ऑक्सीकरण वह होता है अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में जो है ना ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ये आपका उपचयन हो रहा है। कारण किसका हो रहा है उपचयन, तो हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। उसके बाद सोडियम की संयोजकता होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। सोडियम Na11 होता है, इसका अगर 2 हो जाएगा 2 8 1 होता है, 2 8 10 1 11। जो लास्ट की कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही इसका संयोजकता होता है धातु का। 1 से 4 तक रहेगा, 1 2 3 4 तक तो ये सेम ही हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम 8 में घटाकर निकाल लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका एल्केन का सामान्य सूत्र है, ये भी हम आपको तीनों बता चुके हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। यहाँ पर ही एक कॉन्सेप्ट ही बता देते हैं आपको ताकि इस प्रश्न में क्लियर ही हो जाए। देखिए जो भी आपका एल्केन हो गया इसमें n प्रत्यय जुड़ा रहता है, एक हो जाता है एल्कीन, इसमें इन जुड़ता है, फिर एक होता है एल्काइन, एल्काइन होता है, एल्काइन आइन जुड़ता है इसमें प्रत्यय। तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2, इसका सिर्फ होता है CnH2n और इसका होता है माइनस हो जाएगा इसमें सिर्फ CnH2n-2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना -2 सिर्फ हो जाएगा यहाँ पर और हो जाएगा वह एल्काइन का सूत्र। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा। तो उदासीन विलयन का pH मान होता है 7 के बराबर। जब 7 के बराबर हो जाता है यहाँ पर तो ये उदासीन हो जाएगा। 7 से कम होगा तो यह अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि आवर्त सारणी में कुल कितने जो है ना वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और जाके इसका जो है ना 7 होता है इसका कतार, इस तरह से कतार 7 ही होता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कौन सा जो है ना अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट जो है ना एक अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। जैसे रेट पेंसिल में जो होता है ना उसमें भी ग्रेफाइट लगा होता है, उससे होकर करंट जो है ना पास करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल है। उसके बाद है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा CH3COOH एसिटिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल जो है ना वह दुर्बल अम्ल है। उसके बाद पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है, तो पोटेशियम का 19 होता है, बहुत ही आसान है। कैल्शियम का 20 हो जाएगा। उसके बाद निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो मीथेन जो होता है ना CH4 ये होता है आपका बायोगैस। फिर एक साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl होता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर जो 25 नंबर का सवाल था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन हम आपको यहाँ बता देते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसको अभिकारक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक। और बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, जिसे प्रतिफल भी आप कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। तो यही प्रश्न था आपका। उसके बाद देखिए 26 का है कि निम्न में कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो हीलियम जो है वह शून्य वर्ग का तत्व है। फिर स्वपाशी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश ये सभी जो है ना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि प्रकाश स्वपोषित पौधा एक ही होता है पेड़ पौधा, तो उसमें ही स्वपोषण की क्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें वह जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसके लिए पूरा चीज़ की जरूरत होगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो यहाँ पर अंग पूछा गया है तो आपका पत्ती हो जाएगा, अगर अंगक कहेगा तब आपका हरित लवक हो जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा, ये भी प्रश्न कराए हुए हैं। तो यकृत हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर हम पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी होता है, तो जल के वहन के लिए जो है जाइलम उत्तरदायी होता है पौधों में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, तो वह विसरण क्रिया द्वारा आता है, डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा ही जल का परिवहन होता है। उसको देखिए मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, तो 2 होता है इसमें हृदय कोष्ठक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है।
तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? तो एक हार्मोन है। फिर एक नर हार्मोन है, तो एक नर हार्मोन जो है ना आपका हो जाएगा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। और मादा हार्मोन हो जाएगा एस्ट्रोजन जिसे प्रोजेस्टेरोन कभी कहते हैं। उसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की विधि जो है ना द्विखंडन भी होगा, द्विखंडन भी होगा, विखंडन भी होगा, मुकुलन भी होगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर है परागकोश में पाए जाते हैं, तो परागकोश में क्या पाएगा? परागकण ही पाया जाएगा। आसान ही प्रश्न था। फिर नेक्स्ट है कि आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है या संदेश होता है, तो वो होता है DNA अणुओं के पास होता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जो हाइड्रिला पौधा होता है यह पूर्णतः तो जल में डूबा हुआ पौधा होता है, यह एक जलीय पौधा है। जलीय पौधा होने के बावजूद भी इसमें जो है ना जलीय पौधा होता है, जिस कारण से इसमें है ना रंध्र पाया ही नहीं जाता है। इसी कारण से इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। प्लीज़ इस तरह का वीडियो और भी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब जो है नहीं करते हैं, इससे हम बहुत दुख होता है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।